नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। चुनाव के मद्देनजर बयानबाजी का दौर भी अब तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद से काफी बवाल मच गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। इसके बाद बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है चुनाव आयोग से कि इस पूरे घटनाक्रम पर कार्रवाई की जाए। शक्ति वाला जो बयान दिया था राहुल गांधी ने, उसको लेकर राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर बीजेपी ने बुधवार यानी कि 20 मार्च को चुनाव आयोग से शिकायत की। इसमें बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी ने चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद कहा, मैंने राहुल गांधी का पूरा बयान पढ़ा। आप हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ऐसी बात बोलना शर्मनाक है। हरदीप सिंह पुरी ने चुनाव आयोग को दी अपनी शिकायत में कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की भावना आहत करने की कोशिश की है। ईवीएम के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया है। ऐसा बयान कुछ धार्मिक समुदाय को खुश करने के लिए दिया गया है। इसमें देश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का काम हो सकता है। 100% I read it out कि ये हिंदू धर्म में एक शब्द है। I read out the exact thing of what he said and then we made a detailed presentation. Here you are insulting the sentiment of the Hindu community and then what does it mean? Ma Durga, Durga Shakti, what is he talking about? If he had not said Hindu dharm में ये है, he may have had some benefit of doubt, but he has gone straight into it and he's insulted the religious sentiments of a lot of people. He's insulted Nari Shakti, Mahila Shashakti-karan. We are moving from women-centered development to women-led development. Here is the leader of a party talking this language. Shameful. बढ़ते आगे बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट की शरण ली है उन्होंने। उनका ये कहना है कि लगातार ईडी की तरफ से उन्हें समन जारी किए जा रहे हैं, जबकि वो कई बार ये कह चुके हैं कि जो समन जारी किए गए हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। इसके बाद से ही लेकिन ईडी की तरफ से नवा समन भी उन्हें जारी कर दिया गया है और आज यानी कि 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष पेश होना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग की है। दिल्ली सीएम ने अपनी याचिका में कहा कि वो शराब नीति केस की जांच में सहयोग को तैयार हैं, लेकिन ईडी को गिरफ्तार करने से रोका जाए। ईडी ने उन्हें इस केस में 21 मार्च को नवी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की असंवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार यानी 20 मार्च को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा था कि दिल्ली सीएम जांच एजेंसी के सामने पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल की तय की गई है। इस पूरे मामले को बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुनाते हैं। हरीश खुराना है बीजेपी के नेता, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मान इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, हाउस एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं समन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत आपको सम्मन पे सम्मन इशू हो रहे हैं, लेकिन आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन चाहिए। ये आपने लिख के दिए, बोला गया कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। किस चीज की प्रोटेक्शन चाहिए जी? आप तो क्या कानून से ऊपर है क्या कि आप तब जाएंगे ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए जब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा? आप कानून से ऊपर नहीं अरविंद केजरीवाल जी। कानून का सम्मान करिए। जो पैसे आप लाखों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं अपने वकीलों के खड़ा करने के लिए, अगर आप चले जाते ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए, आप चले जाते और उनके सवालों का जवाब दे देते तो अच्छा रहता, कानून का सम्मान भी होता। लेकिन अफसोस
पता नहीं अब किस चीज से भाग रहे हैं, वो तो आपको मालूम होगा, लेकिन भागता वही व्यक्ति है जिसने कुछ किया हो। और ये जो आप भाग रहे हैं ना, साफ नजर आ रहा है कि आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ छिपा रहे हैं। आपको सिर्फ इतनी एडवाइस है कि आप कानून का सम्मान करिए। ये आप न्यायालय के चक्कर काटने की बजाय अगर आप ईडी के यहां जाएं और उनका सवालों का जवाब दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजनीति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो चुका है। इससे एक दिन पहले ही पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव की तारीफों के कसीदे गढ़े थे और उनका ये कहना था कि वो जहां है वहीं रहेंगे। लेकिन अचानक से जिस तरीके से सारा सिनेरियो बदला, उसके बाद शाम होते होते ये खबर आई कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो चुका है। हालांकि ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव शायद कांग्रेस में शामिल हो जाएं और ऐसा ही देखने को मिला। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा बढ़ गया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि हम बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। लालू यादव का पूरा स्नेह मेरे प्रति बेटी की तरह रहा है। न हम उनके दिल से निकले हैं और न ही उन्होंने कभी हमें निकाला। हम कल भी लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले। तेजस्वी यादव ने 17 महीने के अपने कार्यकाल में विश्वास पैदा किया है। पप्पू यादव ने आगे कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा ने हमेशा से उन्हें प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का संघर्ष का इतिहास रहा है। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा ये कि करीब नगर इलाके में 2 मंजिला इमारत जो कि निर्माणाधीन बताई जा रही है और पुरानी भी बताई जा रही है, वो अचानक से गिर गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। दिल्ली के वेलकम में कबीर नगर इलाके में 2 मंजिला पुरानी निर्माणाधीन इमारत गिर गई। उत्तर पूर्व डीसीपी जॉय टिर्की ने बताया कि इमारत गिरने की सूचना करीब 2:16 पर मिली। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है। मामले की जांच जारी है। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा देर रात हुआ। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर स्टेशन अधिकारी अनूप कहते हैं, हमें एक इमारत ढहने की सूचना मिली और टीम मौके पर पहुंची है। मलबे के नीचे 3 मजदूर दबे हुए थे। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे मौसम की। मार्च का महीना है और होली भी बहुत नजदीक है। ऐसे में मौसम भी करवट बदल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन अचानक से गुरुवार की सुबह से ही ठंडी लहर यहां पर लोगों को महसूस हुई है। ये कहा जा रहा है कि होली पर शायद बारिश हो। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। मार्च की शुरुआत में भले ही ठंडक रही, लेकिन मार्च के अंतिम बचे दिनों में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। इस दौरान कभी आंशिक तौर पर बादल देखने को मिले तो कभी चमकदार धूप। अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रह सकता है। बुधवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान बढ़कर 33.6 डिग्री हो गया। ये सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा। ये सामान्य से 3 डिग्री कम है। पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इसकी वजह से अधिकतम तापमान में से 1.5 डिग्री की कमी आ सकती है। ये कम होकर 32 डिग्री पर सिमट जाएगा। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।